आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखिए, आज हम उत्तराखंड की इतिहास की सीरीज में जो है मध्यकाल से संबंधित चीजों को हम देखेंगे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मिडिवल पीरियड। ठीक है। अब इसमें हमें किन किन चीजों को जानना है वो देख लीजिए। देखिए, ये मध्य जो ये काल है, जैसा कि आप लोगों को ये जो भी बताया भी गया था पहले भी, कि मध्यकाल का के इतिहास में हमें दो वंशों को अच्छे से पढ़ना होता है, जो कि क्या है, चंद वंश और गढ़वाल का ये पवार वंश। इन दोनों के बारे में हमें विस्तृत ये चर्चा जो करनी है। तो उसी सेशन में हम जो है पहले आज हम जानेंगे कुमाऊं के चंद वंश से संबंधित। ठीक है, तो उनके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो चलिए हम करते हैं, शुरुआत करते हैं। और आप सभी से निवेदन है ये है कि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, चलिए। अब देखिए, ये कुमाऊं का अब देखिए, अब यहाँ पे बात अगर यहाँ कुमाऊं की हो रही है तो यहीं से ये कुछ पॉइंट भी अभी आएंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये कुमाऊं का ये चंद वंश का संस्थापक और एवं चंद वंश। ठीक है, बहुत ही अच्छी सी ये जो भी कहानियां हैं, तो अच्छे से इसको जो है समझ लीजिए और माइंड में इसको रखना नहीं है, समझ लेना है। ठीक है। तो देखिए, ये कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक जो है सोमचंद था। ठीक है, जो कि 700 ईस्वी में गद्दी पर ये बैठा था। ठीक हो गया। और इसके बारे में और क्या क्या चीजें हैं उनको हम जान लेते हैं। और कुमाऊं में ये चंद और ये जो है कत्यूरी, ठीक है, इन दोनों का जो शासन था वो क्या था, समकालीन था। बिल्कुल ये वैसा ही स्वरूप देखने के लिए मिलता है जब हमने जो है कुड़िंद अ, और कुषाणों के बारे में देखा था। ठीक है, तो वो दोनों भी वो क्या थे, समकालीन थे। तो वैसे ही अगर इसकी भी हम अगर रूपरेखा को देखें तो ये भी जो है समकालीन ही थे। और इनमें भी आपस में क्या होता था, सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता था। ठीक है, लेकिन जिसमें अंत में ये जो जो ये है ना चंद्रवंश, ये जो है विजय होते हैं। और चंद्रवंश ने चंपावत को अपनी राजधानी बनाकर शासन इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, और ये प्रारंभ में चंपावत के आसपास के क्षेत्र ही इसके अधीन हुआ करते थे। लेकिन ये बाद में क्या हुआ, वर्तमान नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि के क्षेत्र भी इनके अधीन हो गए। ये किनके अधीन हो गए, ये चंद वंश के। ठीक है, तो ये जो अभी चर्चा जो भी चल रही है, ये चंद वंश की ही चल रही है। तो माइंड में सेटअप उसी हिसाब से रखकर समझिएगा। अब देखिए, अब सोमचंद्र तो यहाँ पर कह दिया गया है कि ये क्या था, कि ये कुमाऊं में चंद्रवंश का संस्थापक था। अब भाई ये कहाँ से मालूम चलेगा और ये क्या क्या चीजें होंगी उनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो सोमचंद्र के चंद्रवंश के संस्थापक होने का प्रमाण, ठीक है, अब ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये प्रसिद्ध विद्वान एटकिंसन सोमचंद्र को चंद्रवंश का संस्थापक ये मानते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित दो क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। कौन कौन से हैं उनको हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए अब इनको देख लेते हैं। अब ये कहानी के जैसे हैं, अच्छे से समझ लीजिए इसको। ठीक है, तो ये पहला प्रमाण ये है कि जब केतुली साम्राज्य जो है पतन की ओर ये बढ़ रहा था, तब केतुर के जर्जर राज सिंहासन पर एक अयोग्य शासक ब्रह्मदेव आसीन था। ठीक है, तो साम्राज्य राज्य जो है षड्यंत्र, अशांति की ये कला का ये केंद्र जो है बन चुका था, जिस समय ये ब्रह्मदेव का शासन था। ठीक है, और छोटे छोटे स्वार्थ के लिए लड़कर धन जन का ये व्यर्थ होम जो है ये लोग कर रहे थे। मतलब ये ऐसी छिन्नता भिन्नता हो चुकी थी वहां शासन में उस समय, कि कोई किसी पर ध्यान दे नहीं रहा था। ठीक है, तो इसी में अब होता क्या है, तो अब यहाँ पर उस समय जो भी है, जो अराजकता, अनाचार और अत्याचार जो है चप्पे चप्पे में व्याप्त हो गया था। ठीक है, और वहाँ के जो है जो लोग थे, अच्छे लोग थे, तो उनके ये प्रतिनिधि जो है, यानी कि वो लोग भी हो सकते हैं, कोई भी है, तो उनसे संबंधित जो वहाँ के जो अच्छे लोग थे, विद्वान थे, ये लोग कि कन्नौज के तत्कालीन ये नरेश के ये पास चले गए। ठीक है, अब ये क्यों गए, अब क्योंकि वो अपने राज्य में शांति व्यवस्था कायम करना चाहते थे। ठीक है, और अपने अपने स्तर में शांति स्थापित करने की ये प्रार्थना लेकर ये गए थे कन्नौज के तत्कालीन नरेश के वहां पर पास में। ठीक है, तो कन्नौज नरेश ने अपने छोटे भाई चंद को उनके साथ में ये भेज देते हैं। ठीक है, कि ये मतलब कि वहां पर देखेंगे शांति व्यवस्था को, ये देखेंगे। ठीक है, और फिर ये वहां से लौट आएंगे। लेकिन होता जो है, जो वहां पर कुछ और है। अब क्या होता है
कि सोमचंद्र ने अति शीघ्र स्थिति को इसने क्या किया, संभाल लिया और अपनी योग्यता का परिचय भी दिया, यानी कि जिस काम के लिए उसको लाया गया था वो काम इसने सही कर दिया। ठीक हो गया, तो एक ये प्रमाण है इसका। और इसी में ही आगे वाली कहानी क्या है, अब देखिए। अब आपको ये, अभी हमने नाम देखा था ना, ये राजा, ये जो था ब्रह्मदेव था। अब ये इससे जो है प्रसन्न हुआ कि भाई जो चीज मैं नहीं संभाल पाया वो सोमचंद्र ने क्या किया, इसने संभाल लिया। तो इससे अत्यधिक ये प्रसन्न होकर जो थी अपनी एकमात्र ये बेटी का विवाह जो है इसने सोमचंद्र के साथ में कर दिया। ठीक है। और एवं जो कोतवाल छावनी और जन चंपावत की भूमि को उसको दहेज के रूप में भी दे दिया कि भाई ये पहाड़ी का ये टीला है और ये भूमि आपको मतलब कि मैं देता हूँ। ठीक है, जो करना करो। ठीक हो गया। तो दहेज के रूप में उसने मतलब कि चंपावत में भूमि भी दे दी। भूमि किसको दी, सोमचंद्र को दी, यानी कि सोमचंद्र अब राजा ब्रह्मदेव का दामाद हो गया था। ठीक है। तो चंद्र ने सुयो नामक स्थान पर एक ये किले का वो निर्माण करवाया और वहीं से जिसने जो है शासन अपना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, चंपावत वाले रीजन से। इतनी ये कहानी ध्यान में रखिएगा। अब इसके अलावा और यहाँ पर अब देखिए, अब ये कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं। तो ये पहली घटना तो हमने ये कहानी को हमने अच्छे से समझ लिया कि ये ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है। लेकिन अन्य जो और लोग हैं, इतिहासकार हैं, वो ये मानते हैं कि भाई सोमचंद्र जो है बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा पर ये आया था और ब्रह्मदेव से मिलने के और ये ब्रह्मदेव से ये जो है मिलने पर ब्रह्मदेव ने अपनी कन्या का हाथ जो है सोमचंद्र को सौंप दिया और उसको जो है यहाँ चंपावत में छोटी सी जागीर दे दी। तो ये कहानी भी जो है कुछ भी जो भी इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि वो सोमचंद्र को लाया नहीं गया था, वो स्वयं ही तीर्थ यात्रा पर यहाँ पर आया था। चलिए, अब दूसरा जो ये प्रमाण है, पहला प्रमाण तो अभी हमने देख लिया। दूसरे अगर प्रमाण की बात हम करें तो ध्यान में ये रखिएगा। दूसरा कौन सा प्रमाण है, सॉरी सर। इतिहासकार बद्री दत्त पांडे। इतिहासकार बद्री दत्त, मैंने कहा था माइक ऑन नहीं करना है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, दूसरा ये प्रमाण की बात हम करें तो इतिहासकार बद्रीदत्त ये पांडे के अनुसार कत्यूरी नरेशों के अत्याचारों से पीड़ित होकर इस प्रदेश के जो है कुछ निवासी झूसी के पुत्र सोमचंद्र को यहाँ पर लेकर आए। ठीक है। और यहाँ पर ये बलवान नीति कुशल क्या कहते हैं उसे जो बनाकर सोमचंद्र को और कत्यूरी राजाओं के एक ये पदाधिकारी देव गंभीर देव की जो है कन्या के साथ में उसका विवाह जो है कर दिया गया। और चंपावत उसके उपरांत उसने चंपावत से अपना शासन प्रारंभ करना शुरू कर दिया। तो ये दूसरा प्रमाण जो है यहाँ से इस कहानी के रूप में निकल कर ये आता है। लेकिन दोनों ही प्रमाणों से हमें यह तो मालूम हो रहा है कि वो आया था और उसकी यहाँ पर शादी हुई थी और उसको दहेज में चंपावत वाला रीजन जो है दिया गया था। ठीक हो गया। और यहीं से सोमचंद्र ने अपने चंद्रवंश की शुरुआत या फिर नींव डाली थी। तो ये कहानी आप लोग ध्यान में रखिएगा फिलहाल। ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत होती है, वन बाय वन हम जानेंगे चंद राजवंश के संबंध में, कौन कौन से राजा हुए, उनके समय में क्या क्या हुआ। और आपको की ये सारी चीजें जहाँ में आती हैं, आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे सवाल जो है वो दिए भी गए हैं। तो अब चलिए, अभी एक हमने ये कहानी को तो देख लिया, यानी कि परमाणु को देख लिया। अब एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पर जानकारी दे दूं। देखिए, अगर आप लोगों से कभी भी ऐसा सवाल दे दिया जाएगा कि इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में चंद वंश के इतिहास की जानकारी का स्रोत ये कौन कौन से हैं, बस ये ध्यान में, ये आप थोड़ा सा मैं आप लोगों को मैं यहाँ पर समझा दूं कि ये कौन कौन से हैं। बीच बीच में कुछ लोग माइक ऑन कर ले रहे हैं, दिक्कत हो रही है। तो देखिए, जो स्रोत है ना चंद्रवंश के स्रोत, अब इसको आप लोग लिख लो। ठीक है, वन बाय वन इसको लिख लो। जो फर्स्ट है आपका, ये है आपका ये पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। दूसरा है आपका लिखित स्रोत, नंबर 2 लिखित स्रोत। इनको लिख लो क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल फंसेगा। ये पहला आपका है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है आपका लिखित स्रोत। ठीक है। अगर तीसरे की बात हम करेंगे तो ये तीसरा जो होता है लोक गाथाएं हैं, नंबर 3 पॉइंट आता है का
लोक गाथाएं। ठीक हो गया। अब इन्हीं में से एक, ये 3 चीजें लिख लीजिए। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा समझा दूं। तो अभी ये पहले के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो फर्स्ट हमने अभी देखा था, ये पूरा तात्विक स्रोत। तो इस अब इसके भीतर में आपको लिखना है, शॉर्ट में ही लिखा देता हूँ आप लोगों को मैं, कि यह चंद वंश के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत है। देखिए, स्रोतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये बताते हैं स्रोत जो है, ये मुख्य स्रोत हैं चंद्रवंश के इतिहास को जानने के लिए। और इनकी प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, वो अब नाम जो है लिख लीजिए। बस आप इतना ही लिखना है इसमें। लिखिए, बालेश्वर मंदिर से जो प्राप्त जो है त्याचल देव का लेख सर्वाधिक सर आराम से लिखा लिखा दो पूर्ण जरा। है। अच्छा लिखिए, मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ। अगर किसी का छूट जाएगा तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पर आएगी, तो वहां से आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले पर हम थे पुरातात्विक स्रोत। तो ये क्या था, यह जो है चंद वंश के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत है। आप चाहें तो शॉर्ट में भी इसको अपनी भाषा में लिख लीजिए, मुख्य स्रोत है। और ये कौन कौन से हैं, तो बालेश्वर मंदिर से प्राप्त ये क्राचल देव का लेख, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इसमें इतना है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब दूसरे पे आ जाते हैं हम, लिखित स्रोत। अब ये लिखित स्रोत में इंपॉर्टेंट कौन सा है, अब वो जान लीजिए, ठीक है। इसमें केवल एक नाम लिखना है, इसमें हो जाएगा आपका। तो लिखित वाले के आगे आप लोग लिखिए, मनोदय या ज्ञानोदय काव्य। मनोदय, मानोदय या ज्ञानोदय काव्य। यहाँ से हमें चंद राजाओं की वंशावली ज्ञात होती है, ठीक है। यहाँ से हमें चंद राजाओं की वंशावली ज्ञात होती है। तो ये आपके 2 हो गए हैं। अब ये तीसरा में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो लोग ये गाथाएं हैं, तो यहाँ से भी इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इतनी चीजें फिलहाल ध्यान में लिए रखिएगा। ये स्रोत हो गए। चलिए अब हम जान लेते हैं इधर ये राजाओं के संबंध में, ठीक है। जो पहला जो राजा है वो कौन है, चलिए। जो फर्स्ट जो राजा है ये है सोमचंद। और ये मैंने बता दिया था, यही जो था चंद वंश का संस्थापक था, ठीक है। अच्छा, एक नाम और आता है, चलिए अभी आगे आएगा। तो अब आप इसे क्या बताऊँ। सोमचंद के बारे में ये ध्यान रखिए। देखिए, ये जो ये डेट है ना, सन है, ये जल्दी पूछा नहीं जाता है। तो इसलिए अगर ये आप याद भी ना भी करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो सोमचंद के बारे में जल्दी से हम जान लेते हैं। यह शिव का उपासक था। और ये झूसी, ये जो प्रयाग के को ही पहले जो है झूसी के भी नाम से जाना जाता था। तो ये वहां से आया था। और ये कतूरी राजा ब्रह्मदेव की बेटी से इसकी शादी हुई थी, ठीक है। और इसके बाद में आता है, ये नेक्स्ट है चंपावत देवी के ये नाम पर बसे चंपावत को ये बनाता अपनी राजधानी। फिर इसके बाद में ये नेक्स्ट पॉइंट है, चंपावत में राजबुग्गा का किले का निर्माण भी यही करवाता है। उसके बाद ही जो अपने शासन की शुरुआत करता है, ठीक हो गया ना। ये भी ध्यान में रखिएगा। और इस किले के चारों ओर इसने किलेदार भी नियुक्त इसने करवाए थे, जिसे जो है चाराल के नाम से जाना जाता था। और इसमें कौन कौन लोग थे, यानी कि जो है इसमें 4 लोगों की वो थी तिगड़ी थी, जिसे जो है चाराल की संज्ञा दी गई थी। वो थी, जो फर्स्ट है ये काकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी, ठीक हो गया। तो इन सभी को एक साथ में शॉर्ट में ये चाराल के नाम से जाना जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दूना कोट के राजा रावत को इसी ने ही हराया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, सोमचंद्र के समय खास नाग, द्रविड़, मेड़ और ये चंडाल आदि जो है कठपुतलियों रातियों का राज भी उस समय हुआ करता था, ठीक है। ये मतलब उस समय छोटे ये भूभाग पर ये सभी ये जातियां जो है रहती थी। तो ये सोमचंद्र के समय की अगर जातियों के बारे में अगर आपको ये देगा कभी, तो ये नाम सारे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो कि ये आपस में 2 खेमों में क्या होती थी, ये विभक्त होती थी। जिनमें जो है जो हेड होता था, जो मुखिया होता था, वो जो है मेहता और या जो है फतेहाल होते थे। यानी जो कि अब यही जो है सरनाम, यही नाम, यही जो है ये अब सरनाम के नाम में जाने जाते हैं ये लोग, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं कि यह एक मांडलिक राजा था जो कि डोडी के राजा को ये जो टैक्स देता था। ठीक है, मांडलिक राजा, अब ये होता क्या है, ठीक है, और ये डोडी है क्या। देखिए, नेपाल के जो शासक थे, तो अब जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, नेपाल है। तो नेपाल के जो शासक हुआ करते थे, जैसे कि आप लोगों ने नेपाल के शासकों में ये जो कई सारे नाम सुने होंगे। ठीक है, ये है कहते हैं अशोक चल है, क्याचल देव है, आदि हैं। तो ये सब डोडी के ये सब शासक थे। ठीक है, मल्ल वंश से संबंधित थे। और डोडी मतलब यह है कि नेपाल को ही प्राचीन समय में नेपाल के भूभाग को डोडी की संज्ञा दी जाती थी, और वहीं पर राज करने वाला जो शक्तिशाली राजा होता था उसे जो है डोडी का शासक या राजा माना जाता था। ठीक हो गया। और उसके अधीन में आसपास के क्षेत्रों में जो भी छोटे मोटे राजा होते थे, जो उनके अधीन शासन करते थे, उन्हें मांडलिक राजा की संज्ञा दी जाती थी। और उन मांडलिक राजाओं से वो डोडी का जो शासक था वो क्या लेता था, चुंगी, यानी कि वो टैक्स लेता था। ठीक हो गया। तो ये चीजें आपको समझ में ये रखिएगा। तो उसी प्रकार से जो है यह भी सोमचंद्र भी एक मांडलिक राजा था। ठीक हो गया। चलिए, और उस समय अगर हम डोडी की अगर शासक की बात करें तो ये मल्ल वंश का राजा जयदेव था। ये भी ध्यान में रखिए कि ये कभी भी आ सकता है, यानी कि जिस समय सोमचंद्र ने चंद्र वंश की स्थापना जब की थी, यानी कि जिस समय इसका शासन था, उस समय डोडी का जो शासक था वो था जयदेव। ठीक है। और ये डोडी के जो भी जो शासक होते थे, ये जो है मल्ल वंश से संबंधित थे। ठीक, मल्ल वंश ध्यान में ये रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी ये मल्ल वंश के प्रारंभिक राजा वामदेव ने अपनी इष्ट देवी चंपावती के ही नाम पर अपनी राजधानी का नाम चंपा अथवा चंपावत जो है रखा। और चंपावती नदी भी इसी नदी चंपावती ये नदी भी जो है इन्हीं देवी के नाम का ये क्या है, ये पर्याय है। तो इतनी चीजें ध्यान में सब लोग आप लोग रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से ये चराल ये जो है किलेदारों की नियुक्ति हुई थी ना, उसी ये प्रकार से जो है ब्राह्मणों की नियुक्तियां भी ये करता था, और जिसे जो है चौथानी ब्राह्मणों के नाम से जाना जाता था। तो ये कभी आपको सवाल देगा कि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला चंद्रवंश का शासक कौन था, तो सोमचंद्र था। तो इतनी बातें इतनी सभी बातें आप लोग जान चुके हैं सोमचंद्र के संबंध में। ठीक हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान में इसमें जो है जो भी रखिएगा। देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था ना कि सोमचंद्र एक मांडलिक राजा था जो कि डोडी के राजा के अधीनस्थ था, और उससे जो है चुंगी यानी कि उससे जो है कर देता था। और डोडी के राजा मल्लवंशी थे, यानी मल्ल वंश से संबंधित थे, और रैका राजा की संज्ञा से जाने जाते थे। यानी कि डोडी के जो यानी नेपाल के जो समय के तत्कालीन जो राजा होते थे मल्ल वंश से थे, और उन्हें रैका राजा के नाम से भी जाना जाता था। ये भी चाहे तो आप लोग लिख लीजिए, आपको याद है तो याद में रखिए, रैका राजा डोडी के शासकों को कहा जाता था। ठीक है भैया। चलिए, आप मुझे जल्दी से एक आंसर दीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की ओर कि सोमचंद्र के समय या सोमचंद्र के समकालीन डोडी का राजा कौन था। सभी लोग बताएंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए, चंद्रवंश में दूसरे जो ये राजा का नाम आता है सामने, वो आता है आत्मचंद। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत सारी जो है वैसे कहानियां किस्से हैं। ठीक है, तो उतना डिटेल में हम जाएंगे तो सुबह हो जाएगी। इसलिए मेन मेन चीजों को ही पढ़ना है जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब तक आप लोग आंसर दीजिए मुझे जो मैंने पूछा है, आ सकता है कभी भी। चलिए, तो आत्मचंद के बारे में हम जानते हैं कि सोमचंद के पश्चात उसकी कस्तूरी रानी से उत्पन्न जो ये बेटा हुआ था उसका नाम था आत्मचंद। आप क्यों? क्योंकि भाई इसने जो है कत्तूर वंश के की राजकुमारी से ही तो इसकी शादी हुई थी सोमचंद्र की। अभी सारी कहानी मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, तो उसी का ही ये बेटा था। ठीक है, आत्मचंद। ठीक है, और इसका शासन लगभग 20 वर्षों तक रहा था। और इसके बारे में और हम जानते हैं। चलिए, अच्छा, बस इसमें इतना ही है फिलहाल है। अब तीसरे राजा की बात हम करें तो ये है पूर्णचंद। तो इसके संबंध में कोई ऐसा सवाल इंपोर्टेंट नहीं है, ना ही ये कभी आता है। चौथा नाम आता है इंद्रचंद। ये इंपोर्टेंट है। देखिए, यहाँ से कई सारे सवाल जो पूछे भी जाते हैं, पूछे भी गए हैं। देखिए, यह एक घमंडी राजा था, यानी कि इसे घमंडी राजा की संज्ञा दी गई थी इंद्र चंद को। ठीक है, और इसने क्या क्या काम जो है करवा रखे थे, ये आते हैं।
रेशम रेशम उत्पादन व रेशम वस्त्र ये बनाने का कार्य जो है इसी ने ही सर्वप्रथम प्रारंभ करवाया था अपने शासनकाल में, और इसने कुमाऊं में रेशम का कारखाना भी खोला था इसके लिए। ठीक हो गया। जिसके लिए अब इस काम को करने के लिए जो है मैदानी क्षेत्रों से ये बुनकरों को भी, ये रेशम के बुनकरों को भी लेकर आया था, और रेशम के बुनकरों को जो है उस समय पटुआ कहा जाता था। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान में आप लोग रखिएगा। आगे अब क्या आता है, अब इसके लिए नेपाल ये मार्ग से और ये चीन तक सीधा व्यापारिक संबंध इसने ही साधा था। अब इसने साधने के लिए इसने जो है एक क्या करी थी, ये चाल चली थी। ठीक है, आप जानते हैं कि ये नेपाल कहाँ है और चाइना कहाँ है, और चंद्रवंश का शासन जो है कुमाऊं पर कहाँ है। जरा एक बार इन सब की लोकेशन को ध्यान में जो है रखिए कि भाई आप उत्तराखंड के कुमाऊं से जब आप लोग निकलोगे या चंपावत के आसपास के क्षेत्रों से निकलोगे, तो आपको चाइना जाना है, तो आप पहले कहाँ जाओगे बताओ मुझे एक बार। यानी कि नेपाल होते हुए ही जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए इसने क्या किया था कि इसने नेपाल की रानी के साथ में इसके अच्छे खासे जो है संबंध थे। ठीक हो गया, तो ये अपने काम जो है ये चाइना के साथ में व्यापारिक वाले काम आसानी से कर सकता था, इससे कोई रुकता नहीं था। इतनी चीजें ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट आता है, फिर आता है संसार चंद। ये भी इम्पोर्टेंट ये उतना नहीं है। सुधार चंद, हमीर चंद या हरिचंद, वीना चंद। तो वीना चंद के बारे में भी सवाल कभी कभी दे दिया जाता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है ये। तो यह एक जो है ये बिलासी राजा था। ठीक हो गया, और वीना चंद की मृत्यु के बाद में कुमाऊं पर खसों का चंपावत पर कब्जा हो गया। तो अब ये पूछा जा सकता है कि जब ये चंद वंश का शासन हो रहा था, तो बीच में थोड़े समय के लिए ये खसों का शासनकाल जो है चंपावत पर हो गया। अब उस समय जो है राजा कौन था, तो ये यही था, वीना चंद था, जो कि एक बिलासी था। उसको दुनिया से ऐसे कोई लेना देना ही नहीं था। ठीक हो गया, तो ये चीज ध्यान में आप लोग रखिएगा। और इसके बाद में होता क्या है कि ये खसों का साम्राज्य जो है वो थोड़े समय के लिए वो यहाँ पर जो है यहाँ पर आ जाता है। थोड़े समय का मतलब है लगभग लगभग 200 वर्षों तक। ठीक हो गया, उसके बाद फिर से स्थिति जो है चेंज होती है, और ये वीर चंद्र ने फिर ये स्थापित ये करता है चंद्रवंश के अपने जो है जो रूटीन को। ठीक हो गया, चलिए इसमें एक चीज हम जान लेते हैं, खस राजाओं के बारे में एक लाइन जान लेते हैं। तो ये जो पहला खस जो राजा था, ठीक हो गया, वो था बिज्जड़। और अंतिम जो था वो था सुपाल। ठीक हो गया, और इन जो ये खस थे जिन्होंने लगभग 200 सालों तक चंपावत के आसपास के क्षेत्रों में शासन किया था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला जो नाम आता है आपका, ये कौन सा है, बीरचंद। ठीक हो गया, अब ये क्या है, बीरचंद। तो इसके बारे में एक लाइन है, ध्यान में लिए रखिएगा आप सभी लोग, कि बीरचंद ने अशोक चले की सहायता से बीनाचंद के समय हुए विद्रोह का दमन भी इसने ही करवाया था। ठीक हो गया, यानी कि इस बीनाचंद की बात हो रही है। ठीक हो गया, इस लाइन को फिर से बोलता हूँ मैं, कि बीर चंद ने अशोक चल की सहायता से, अशोक चल डोडी का ही ये जो राजा था, उसकी हेल्प से इसने क्या किया था कि बीना चंद के समय में जो जो मतलब कि जो भी घटनाएं, मतलब कि इसके समय से जो आ रही थी, जो भी आगे की ओर, तो इसकी सहायता से इसने क्या किया था, उसका दमन जो है करवाया था। इतना भी ध्यान में ये रखिएगा, कभी आपका इससे संबंध अगर नाम देगा तो अशोक चल और ये बी चंद का नाम ध्यान में जो है रखिएगा, ये भी समकालीन ही थी आपस में। और इसने क्या क्या ये किया था, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये वीर चंद जो था, इसने चंद वंश की ये पुनः जो है स्थापना की थी। ये आ सकता है कभी भी। ठीक हो गया, चलिए और इसके बाद में देखते हैं कि इसका जो सेनापति था उसका नाम था श्री सोम खाय खादायन। ये जो है वीर चंद का सेनापति था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और जब ये शासक जब ये बना था, तो राजबुग्गा के ये किले में इसने अपना राज्याभिषेक जो है करवाया था। राजबुग्गा के ये किले का निर्माण किस चंद्रवंश के राजा ने करवाया था, बताइए मुझे एक बार, और ये कहाँ पर है। ठीक है, ये वही किला था जो मैंने अभी शुरुआत में शायद इसके बारे में ये बताया हो। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए मुझे, जब तक हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला जो राजा का नाम आता है रूपचंद। फिर है आपका नेक्स्ट है लक्ष्मीचंद, धर्मचंद, करमचंद, कल्याणचंद, निर्भय चंद, या नामी चंद,
नरचंद, नानकी चंद। अब इसके बारे में कभी एक सवाल आ सकता है, ठीक हो गया। तो नानकी चंद, देखिए नानकी चंद 1191 की बात हम कर रहे हैं, में अशोक अंचल का आक्रमण होता है इस समय कुमाऊं पर, ठीक हो गया। और जिसकी जानकारी जो है गोपेश्वर तथा ये बाड़ाहाट के त्रिशूल लेख से जो है इसकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो अशोक ये चल्ल का नाम आप लोग ध्यान में ये जो है रखिएगा, इसने नानकी चंद के समय पे आक्रमण किया था यहाँ पर कुमाऊं में, ठीक है। नेक्स्ट जो आप इसी सीरीज में आगे की राजाओं को देखते हैं। रामचंद्र, भीष्मचंद, ठीक है। एक भीष्मचंद अभी आगे भी आएगा, ठीक है। ये मेघचंद, ध्यानचंद, पवनचंद, थोहरचंद, और ये कल्याणचंद द्वितीय, और ये त्रिलोकचंद। इन सभी राजाओं के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, बस जिनके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर लगभग दी गई है उनके बारे में इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से मालूम होनी चाहिए, किस राजा ने क्या किया था, ठीक है बस। और उस समय डोडी का शासक या उसका समकालीन शासक जो है कौन था, तो ऐसे सवाल दिए जाते हैं। जो अगला जो 25वां नंबर पे आता है ये त्रिलोकचंद, ठीक हो गया। तो इसने क्या किया था, इसने भीमताल में किले का निर्माण करवाया था। ये भी कभी भी आ सकता है, ध्यान में ये आप लोग भी रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है डमरूचंद, धर्मचंद, अभयचंद, ठीक है। तो अभयचंद के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं क्या है। तो यह पहला शासक था जिसने अभिलेख उत्कीर्ण जो है करवाए थे। चंद वंश का पहले शासक का नाम बताइए जिसने अभिलेखों को लगवाना खुदवाना शुरू किया, तो वो था अभयचंद, ठीक हो गया ना। ठीक है, एक मुझे आंसर दीजिए। किसके समय में खसों का शासन जो कुमाऊं पर हुआ, किस चंद्रवंश के समय पर कुमाऊं में खसों का शासन 200 वर्षों तक रहा, या उसकी ये शुरुआत हुई। ये मुझे आपको, आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा। आप जो अगले जितने भी शासक आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तो सवाल आपको मैं सब चीज मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी इन्हीं में से ही कुछ ऐसा सवाल है जो कि अभी हाल ही में ग्रुप सी के एग्जामों में दिए भी गए थे, ठीक है, बताऊंगा आपको मैं आगे। 29वें नंबर पर आता है ज्ञानचंद। इसी को ही गरुड़ ज्ञानचंद की के नाम से भी जाना जाता है। अब गरुड़ की इसका नाम इसे किसने दिया, अब ये इसके पीछे कहानी देखो। यह ये पहला चंद राजा था जो कि दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मदद मांगने के लिए गया, क्योंकि तराई वाले इलाकों में कत्यूरियों ने अपना अधिकार कर लिया था। तराई वाला इलाका कौन सा है, वर्तमान रुद्रपुर उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है, ये तराई का इलाका हुआ करता था उस समय, ठीक हो गया। जैसे हम कह सकते हैं खटीमा हो गया, नरमत्ता हो गया, ये सारे जो भी एरिया हैं तराई वाले थे, तो यहाँ पे कत्यूरियों का अधिकार हो गया था। तो इनसे युद्ध मतलब इनको हराने के लिए ये दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से हेल्प मांगने के लिए गया था, ये आ सकता है, ठीक है। फिर क्या होता है, तो दिल्ली में इसने एक ही तीर से जो गरुड़ को ये मार देता है, तो जिससे प्रभावित होकर तुगलक ने इसे गरुड़ की उपाधि से नवाजा था, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, तो और यही गरुड़ जो था ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसका राज चिन्ह भी हुआ करता था, तो इसने यही नाम इसको दिया था, तब से यह गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता है इतिहास में। और इसका शासन जो है 45 वर्षों तक रहा था। और इस वंश का शक्तिशाली राजा, सबसे शक्तिशाली वो जो राजा था वो यही था, गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है। कभी ऐसा सवाल देगा तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आते हैं हरिहर चंद, उद्यान चंद। उद्यान चंद के बारे में थोड़ा सा है, दो लाइनें हैं, देख लीजिए। ये कत्तूरी राजा की बेटी से इसने क्या किया था, ये विवाह किया था, ठीक हो गया। अब देखिए, अब उत्तराखंड के इस चंद वंश के समय में एक सबसे मेन चीज ये है कि जब तक इनका शासन रहा है लगभग लगभग अब तब तक जो है कत्यूरी जो भी वो शासक थे और जो ये चंद वंश के शासक थे, इनका क्या होता था आपस में जनरली मतलब संघर्ष होता रहता था। अब वो संघर्ष कभी कभी विवाह के रूप में भी परिवर्तित हो जाता था, वो जैसा कि हमें इस लाइन में देखने के लिए यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक हो गया। अब उद्यान जी चंद्र ने और क्या चीज इसने करवाया था, तो चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर यहाँ पे कभी सिंपल सा सवाल देगा बालेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये चंपावत में है। किसने बनवाया, तो चंद्रवंश के शासकों ने। नाम क्या था, उद्यान चंद, ठीक है। नेक्स्ट है आमचंद द्वितीय, हरिहर द्वितीय, विक्रम चंद, भारती चंद। अब ये भारती चंद वाली ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको भी एक बार देख लीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, अब देखो क्यों। अब तक जितने भी ये हमने नाम पढ़े ना, ये सारे के सारे डोडी के शासक को
नेपाल के शासक को क्या देते थे, ये टैक्स ये देते थे, यानी कि चुंगी देते थे। ठीक हो गया। लेकिन ये ऐसा शासक हुआ जिसने क्या कर दिया, ये मना कर दिया कि मैं जो कर दूंगा ही नहीं। ठीक है। तो यह जो है पहला स्वतंत्र शासक था जिसने डोडी को क्या है, ये टैक्स नहीं दिया। ठीक हो गया। ठीक है, ध्यान में ये रखिएगा आप लोग। और क्योंकि अब तक जितने भी चंद्रवंश के शासक थे उन्होंने डोडी यानी कि नेपाल के राजा को ये टैक्स देते थे। तो भारतीय चंद का नाम इतिहास में इसलिए जाना जाता है, कभी भी भविष्य में आपको दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी ने भारतीय ये जो था ये चंद लिंक कटेगा, ज्वाइन होना है आप सभी को। तो अब ये क्या करता है यहाँ पे आगे कि समस्त जातियों को ये मिलाकर एक बहुत भारी सेना का निर्माण भी करवाता है, क्योंकि ये जानता है कि अगर मुझे और शक्तिशाली मुझे बनना है या फिर मेरे ऊपर कोई और हमला ये ना कर दे, क्योंकि ये जानता था कि जब मैं टैक्स नहीं दूंगा तो नेपाल डोडी के जो शासक थे वो मुझ पर हमला करेंगे। तो इसने समस्त जातियों को एक सूत्र में ये क्या कहते पिरो दिया और उन्हीं के संगठन से एक सेना का निर्माण कराता है। ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब सेना का निर्माण होगा, तो अब आगे क्या होगा देखो। डोडी पर ये आक्रमण कर देता है। ठीक हो गया, डोडी यानी कि नेपाल पर। और यह युद्ध जो है 12 वर्षों तक ये होता ही रहता है। लास्ट में यही जीत जाता है, ये भारतीय तंत्र जीत भी जाता है। ठीक है। और वहीं से क्या होता है, नायक जाति की उत्पत्ति होती है। ठीक हो गया। ये भी ध्यान में ये जो है रखिएगा, क्योंकि युद्ध 12 वर्षों ये तक हुआ। तो डोडी पर आक्रमण जब इसने जब जो भी किया था, तो वहां की वो जो है जो भी वो थी महिलाएं थी। ठीक हो गया। तो जो है जो भी उनसे नायक ये जाति की उत्पत्ति मतलब वहीं से जो है मानी जाती है। बस इतनी कहानी ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगला जो शासक है रतन चंद। ठीक है। अब ये कौन था, भारतीय चंद का ये बेटा था। और इसमें एक लाइन ध्यान में देने वाली ये बात है। अब देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप ही पढ़िएगा। ठीक हो गया। कि मतलब किस राजा ने क्या किया या उसके बेटे ने क्या किया। तो देखियो, चंद का पहला बंदोबस्त इसी ने करवाया था। ठीक हो गया। अगर ये रतन नाम अगर आपको ध्यान नहीं आएगा तो बस ये जान जाओ कि भारती चंद का जो बेटा था उसने ही जो है क्या कराया था, चंदों का पहला भूमि बंदोबस्त जो है करवाया था। और नाम बस उसके बाद में ध्यान में रखो, वो रतन के जैसा था। ठीक है। रतन जो होगा उसने जो है रतन वाले काम किए। ठीक है। तो यहाँ से आपको याद भी हो जाएगा।